एक सैनिक सतर्कता से खुले मैदान के एक हिस्से को पार करता है। वह उसे देखने से पहले उसकी आवाज सुनता है, दुश्मन ड्रोन की खास भनभनाहट। ऊपर देखकर वह देखता है कि एक ड्रोन उसकी ओर बढ़ रहा है। उसे नहीं पता कि यह साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि अत्याधुनिक हत्यारा ड्रोन है जो सैनिक का चेहरा पहचान कर उस पर लॉक कर सकता है। वह यूएवी पर राइफल से गोलियां चलाता है, लेकिन सब बेकार है। उसकी किस्मत पहले ही तय थी। कुछ ही सेकंड में ड्रोन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और एक उच्च वेग का प्रक्षेप्य सीधे सैनिक के सिर में दाग देता है। उसके शरीर के जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। यह किसी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, लेकिन असल में यूक्रेन मोर्चे पर रूसी सैनिकों की नई सच्चाई है। उन्होंने सोचा था कि यह पारंपरिक संघर्ष है। उन्हें उम्मीद थी कि उनके सामने सामान्य, बहादुर और अनुशासित यूक्रेनी सैनिक होंगे जो आखिरकार मांस और हड्डियों के ही बने हैं। इसके बजाय क्रेमलिन के सैनिकों को अब जिन विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है वे स्टील, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बने हैं, जिनके पास इतनी मारक क्षमता है कि वे एक पल में उनकी जान ले सकते हैं। घातक मारक मशीनें जिन्हें न तो खाने की जरूरत है और न ही सोने की, और जो कभी नहीं रुकेंगी अपने सामने आने वाले हर दुश्मन सैनिक का शिकार करने की अपनी अथक तलाश में। स्वाभाविक है कि यह नया विकास क्रेमलिन की सेनाओं और यहां तक कि उसके सबसे कठोर सैन्य ब्लॉगर्स के दिलों और दिमाग में भी असली डर और घबराहट पैदा कर रहा है। उदाहरण के लिए टेलीग्राम पर लंबे समय से चल रहा प्रसिद्ध रूसी जेड ब्लॉगर द टू मेजर्स ने हाल ही में लिखा, युद्ध का मैदान धीरे धीरे मशीनों की एक पारिस्थितिकी तंत्र में बदलता जा रहा है, जहां इंसान अब धीरे धीरे प्रतिभागी नहीं बल्कि केवल पहचाने जाने वाली वस्तुएं बनते जा रहे हैं। हर चीज इस ओर बढ़ रही है कि इंसान एआई के शिकार बनेंगे, जबकि दूसरी एआई उन्हें बचाने की कोशिश करेंगी। यह प्रतिक्रिया उस वायरल वीडियो के जवाब में थी जो मई में सामने आया और सोशल मीडिया पर फैला, जिसमें एक फंसे हुए रूसी सैनिक को चेहरे को ट्रैक करने वाले हत्यारे ड्रोन से बेरहमी से मारते दिखाया गया था। हालांकि यूक्रेनी बलों ने इस खास ड्रोन की सटीक तकनीकी विशेषताओं या क्षमताओं के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञ और विश्लेषक फुटेज का विश्लेषण करने और खुले स्रोत की जानकारी से उसकी तुलना करने में व्यस्त हैं, ताकि बाकी जानकारी पूरी की जा सके। उन्होंने पता लगाया कि आमतौर पर एफपीवी ड्रोन में आर्मर पियर्सिंग सेप्ट चार्ज होते हैं, और अधिक सटीक रूप से कहे तो आमतौर पर इनमें दोबारा इस्तेमाल किए गए रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड्स या आरपीजी या फिर फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स लगाए जाते हैं, जो टकराने पर फट जाएं और आसपास की किसी भी चीज को भारी नुकसान पहुंचाए। यूक्रेन ने इन स्ट्राइक ड्रोन का रूसी असोल्ट स्क्वाड, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और दुश्मन इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई लक्ष्यों पर बार बार इस्तेमाल किया है, लेकिन वायरल वीडियो में दिखा ड्रोन अलग था। यह सैनिक से टकराया नहीं और न ही उसके पास जमीन पर गिरकर फटा। इसके बजाय ऐसा लगा कि वह कुछ दूरी पर जाकर ठहर गया था, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब उसने अपना प्रोजेक्टाइल विस्फोट किया तब वह अपने शिकार से लगभग 20 मीटर या 65 फीट दूर था। वीडियो में फिर विस्फोट के स्थान यानी ड्रोन से लेकर टकराने के स्थान यानी सैनिक तक धुएं की एक साफ लकीर दिखाई देती है। विशेषज्ञों ने तुरंत समझ लिया कि ये शायद एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर या ईएफपी था। पारंपरिक शेप्ड चार्जेस शंकु जैसी धातु परतें उपयोग करते हैं, जो विस्फोट के समय पतली, लंबी, आंशिक रूप से पिघली जेट धाराएं बनाकर मोटे कवच को भेदती है और लक्ष्यों में गहरी छेद करती है। हालांकि ईएफपी भारी और थाली के आकार की परतों का उपयोग करते हैं, जो विस्फोट के समय घने ठोस प्रक्षेप्य बनाते हैं, लगभग तेज गति वाले वायुगतिकीय स्लग्स की तरह। ये कार्य क्षमता ही नहीं, क्षमता में भी अंतर है। ईएफपी दूर तक ज्यादा असरदार होते हैं, पर कवच में छेद करने में कम प्रभावी होते हैं। पारंपरिक चार्जेस की भेदन क्षमता बेहतर होती है, लेकिन इन्हें ज्यादा नुकसान के लिए लक्ष्य के बहुत पास विस्फोटित करना होता है। इसीलिए पारंपरिक चार्जेस को सीधे प्रहार वाले टैंक रोधी हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल्स के कवच को भेदते हैं। वहीं दूसरी ओर ईएफपीज का इस्तेमाल नरम लक्ष्यों के खिलाफ या दुश्मन वाहनों पर ऊपर से हमला करने के लिए किया जाता है,
ताकि उनके आमतौर पर कमजोर और पतले ऊपरी हिस्सों को निशाना बनाया जा सके। उदाहरण के लिए यूक्रेन में कीव की सेनाओं ने 155 मिमी गाइडेड आर्टिलरी क्लस्टर राउंड बोफोर्स बोनस का शानदार उपयोग किया है, जिसे स्वीडन की बोफोर्स और फ्रांस की नेक्स्ट एरा ने विकसित किया है। ये फायर एंड फॉरगेट एंटी आर्मर गोला पारंपरिक शेल की तरह 21.7 मील 35 किलोमीटर तक की दूरी पर दागा जाता है। लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचते ही ये 2 स्वायत्त सेंसर फ्यूज्ड गोले छोड़ता है, जो स्वतंत्र रूप से स्कैन कर बख्तरबंद वाहनों को ऊपर से नष्ट कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक सब म्यूनिशन के पास अपने छोटे छोटे पंख होते हैं, जिससे वे हवा में घूम सकते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर नीचे उतरते हैं, जबकि वे नीचे की जमीन को स्कैन करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर और लाइडार तकनीक पर निर्भर रहते हैं। जब वे किसी संदिग्ध लक्ष्य को देखते हैं तो वे उसके आकृति और आकार की तुलना अपने पहले से प्रोग्राम किए गए डेटाबेस से करते हैं, ताकि उसकी पुष्टि कर सकें। प्रक्रिया पूरी होने पर EFP वॉरहेड नीचे दागा जाता है, जो आमतौर पर रूसी टैंकों और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की ऊपर की पतली बख्तरबंद परत को भेदता है। सटीक, बहुप्रकारी और अनुकूलनीय ये गोला बारूद वर्षों से उपयोगी रहे हैं, जिन्होंने यूक्रेनी रक्षा बलों को रूस के T-90M जैसे टैंकों को नष्ट करने में मदद की। सोचिए, अगर यूक्रेन ये घातक तकनीक ड्रोन में जोड़ दे तो क्या होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बड़ा बदलाव होगा। दोनों पक्षों ने ड्रोन युद्ध के असर को कम करने के लिए जाल, तार के पिंजरे और अन्य सुरक्षा उपायों में निवेश किया है। रूस ने अस्थायी हेजहॉग और टर्टल टैंक पेश किए हैं, जिनकी चेसिस पर बड़े कांटे वेल्ड किए गए हैं। यूक्रेन की रक्षा कंपनियों ने टैंकों, लड़ाकू वाहनों व APC के लिए आर्मर केज बनाए हैं। ये सभी रक्षा उपाय ड्रोन हमलों के खतरे को कम करने के लिए बनाए गए हैं। ये पारंपरिक चार्ज या कामिकाजे ड्रोन से होने वाले खतरे पर ही ध्यान देते हैं, जो अपने लक्ष्य से टकराकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका विचार सरल है। अगर आप ड्रोन को वाहन के मुख्य ढांचे से दूर विस्फोट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो वह उतना प्रभावी नहीं रहेगा। अगर आप EFP से लेस ड्रोन भेजते हैं तो पूरा समीकरण बदल जाता है, क्योंकि इन ड्रोन को अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये उनके ऊपर दर्जनों फीट दूर मंडरा सकते हैं, पिंजरों और स्पाइक्स से काफी दूर, और फिर उनकी सुरक्षा को भेद सकते हैं। अगर यूक्रेन ऐसे ड्रोन बड़े पैमाने पर बना और तैनात कर सके तो वह रूस की ड्रोन सुरक्षा को बेअसर कर सकता है, जिससे क्रेमलिन को टैंकों और संसाधनों की ज्यादा हानि हो सकती है, जो पहले ही हजारों वाहनों का नुकसान झेल चुका है। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं। सबसे खास बात यह है कि इस तरह के वारहेड्स को इस्तेमाल करने के लिए आमतौर पर ऑपरेटर को ज्यादा कौशल की जरूरत होती है। पारंपरिक ड्रोन में ऑपरेटर सिर्फ लक्ष्य खोजने और सीधे उनसे टकराने पर ध्यान देता है। यूक्रेन की कई ड्रोन टीमों को टैंकों, वाहनों के कमजोर हिस्सों या दुश्मन की एयर डिफेंस पर सैटेलाइट डिश को निशाना बनाना पड़ता है, जो मुश्किल है, लेकिन वर्षों के अनुभव से वे इसमें माहिर हो गए हैं। हालांकि EFP ड्रोन के लिए पूरी तरह अलग तरीका चाहिए। ऑपरेटरों को सिर्फ अपने लक्ष्यों को ढूंढना और रास्ते में गिराए जाने से बचते हुए उनके पास पहुंचना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें बिल्कुल सही जगह और अपने लक्ष्यों से सही दूरी पर भी आना होता है, ताकि वे बिल्कुल सही समय पर अपने हथियारों को विस्फोट कर अधिकतम नुकसान पहुंचा सके। यह आसान नहीं है। ये और भी मुश्किल हो जाता है जब छोटे लक्ष्यों जैसे कि सैनिकों से निपटना होता है। यूक्रेन ने पहले भी क्लेमोर जैसी वारहेड से लेस FPV का इस्तेमाल रूसी सैनिकों को खत्म करने के लिए किया है। ऑपरेटरों के लिए इनसे काम करना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें न केवल लक्ष्यों से सही दूरी बल्कि सही कोण पर भी विस्फोट करना पड़ता था। अगर वे कुछ ही डिग्री भी चूक जाते तो वे अपने दुश्मनों का निशाना पूरी तरह चूक सकते थे। तो भले ही यूक्रेन ने EFP ड्रोन की ओर बदलाव शुरू कर दिया हो, ये प्रक्रिया काफी धीमी हो सकती है, क्योंकि ड्रोन ऑपरेटरों को इन अधिक उन्नत प्रणालियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में थोड़ी अतिरिक्त मदद मिल जाए तो इससे सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा इसी तरह समझाते हैं। 2018 में यूट्यूबर माइकल रीव्स ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो ऐसे ड्रोन का झुंड बना रहा था जो
टारगेट के चेहरे पर फोकस कर सकते थे। उसने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को सिंपल एआई ऑटो पायलट से जोड़कर सस्ते स्वायत्त अटैक ड्रोन बनाए जो लोगों के सिर में टकरा जाते थे। बेशक ड्रोन में विस्फोटक नहीं थे, लेकिन अगर होते तो क्या होता। 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध अब लगभग ड्रोन ओवरलोड फेज में है। एफपीवी यूएवी के झुंड रोजाना फ्रंटलाइन के आसमान में भर जाते हैं, जो अपने रास्ते में मिलने वाले दुश्मनों या उनके सैन्य साधनों का शिकार करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कई ड्रोन किसी न किसी एआई तकनीक से लेस है। फोर्थ लॉ जैसी घरेलू और ऑल्टेरियन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उन्नत एड ऑन मॉड्यूल बना रही है। यह किसी भी छोटे और साधारण ड्रोन को प्रभावी ढंग से एक बहुत ही स्मार्ट एआई संचालित हथियार में बदल सकता है, जिसमें अपने लक्ष्यों की पहचान करने, उन्हें लॉक करने और निर्दयी सटीकता और दक्षता के साथ उनका पीछा करने की क्षमता होती है। आमतौर पर यूक्रेन ने इस नई नवाचारपूर्ण तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से अपने यूएवी को दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या ईडब्ल्यू तकनीकों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए किया है। रूस नियमित रूप से जैमर जैसे ईडब्ल्यू सिस्टम तैनात करता है ताकि ड्रोन संचार में बाधा डाली जा सके, जिससे ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच संपर्क टूट जाता है। इसका परिणाम अक्सर यह होता है कि यूएवी आसमान से घूमता हुआ नीचे गिर जाता है और पास के किसी खेत में बिना किसी नुकसान के क्रैश लैंड कर जाता है, बजाय इसके कि वह अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला करे। कुछ निर्माता कहते हैं कि एआई सक्षम एफपीवी मैनुअल मॉडलों से दोगुने प्रभावी है। इनकी हिट रेट 80% तक है, जबकि पारंपरिक विकल्पों की लगभग 40%। ये ज़्यादा महंगे नहीं हैं। यूक्रेन साधारण एफपीवी को $500 से कम में बेसिक एआई ऑटोनॉमी मॉड्यूल्स के साथ बना सकता है। कुछ एआई टारगेटिंग सिस्टम तो और भी सस्ते हैं, जिनकी कीमत सिर्फ $100 है। इनका दूसरा फायदा है, इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ड्रोन में एआई ब्रेन होने से दुश्मन के टारगेट्स ढूंढना और हमला करना आसान हो जाता है, जिससे ऑपरेटर का काम सरल होता है। वास्तव में जब ये सिस्टम अच्छे से काम करते हैं और इन्हें जाम या बाधित नहीं किया जाता, तो इनका इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है। यहाँ तक कि अनाड़ी पायलट भी इनका इस्तेमाल करके कुछ ही समय में कई टारगेट्स को मार सकते हैं, अपने ड्रोन को सही जगहों पर ले जाकर और एआई को बाकी काम करने देकर। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जब हम तथाकथित स्लॉटर बॉट्स की बात करते हैं। प्रभावी होने के लिए इन्हें इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए। एआई इसे संभव बना सकता है। सही मॉड्यूल्स, दिमाग और स्वायत्त तकनीकों से ये यूएवी ड्रोन युद्ध को नए स्तर पर ले जा सकते हैं, जहां पुराने नियम लागू नहीं होते। पारंपरिक एफपीवी जो अपने दुश्मनों से सीधे टकराव पर निर्भर करते हैं, उन्हें चकमा दिया जा सकता है और उनका मुकाबला किया जा सकता है। रूसी सैनिकों ने सीखा है कि टकराव से पहले ड्रोन पर चीजें फेंक कर उन्हें दूर फटने पर मजबूर किया जा सकता है, जिससे बचने का मौका बढ़ता है। वे इलाके में मौजूद किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जमीन पर पड़े पत्थर हों, उनके हाथों में बंदूकें हों या उनके सिर पर पहना हुआ हेलमेट हो। वे एफपीवी ड्रोन आने पर उन पर शॉटगन जैसे हथियारों से फायर कर दुश्मन के यूएवी को रोक सकते हैं। ड्रोन को करीब आना पड़ता है, इसलिए प्रशिक्षित सैनिक इन्हें हवा में मार गिराना मुश्किल नहीं पाते। यहाँ तक कि एआई पायलट्स की मदद से भी इन ड्रोन के रास्ते में हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं रहेंगी, जिससे इनके लिए अपने लक्ष्यों को साधना और भी मुश्किल हो जाता है। एडवांस्ड एआई सिस्टम वाले ईएफपी ड्रोन को कोई जोखिम नहीं होती। वे दुश्मन सैनिकों पर विस्फोटक हथियार सीधे और सटीकता से दाग सकेंगे, बिना इतना पास गए कि उन्हें शॉटगन की गोलियों या अन्य प्रोजेक्टाइल्स की चिंता करनी पड़े। वे और भी घातक, ज्यादा समझदार और उनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। और कोई भी रूसी सैनिक जो इन स्लॉटर बॉट्स में से किसी एक का सामना करेगा, उसके लिए इससे लड़ने के बजाय अपनी जान बचाकर भागना ज्यादा मुमकिन होगा। लंबे समय में यही वो चीज हो सकती है जिसकी यूक्रेन को अपनी बढ़त को और मजबूत करने और अपने अगले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरत है। उन लक्ष्यों में से एक, और शायद इस वक्त सबसे अहम, है रूसी सैनिकों को पहले से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मार गिराना। मेजर रॉबर्ट माजार ब्राउडी यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बलों के प्रमुख चेहरों में से है और दुश्मन को मार गिराने की संख्या बढ़ाने की अहमियत पर जोर देते हैं। वो और उनके साथी कमांडर आशा करते हैं कि एक दिन यूक्रेन रूसी सैनिकों को जितनी तेजी से उन्हें भर्ती किया जा सके, उससे कहीं तेजी से खत्म करेगा। वे इस लक्ष्य की ओर काफी आगे बढ़ चुके हैं। 2026 की शुरुआत में रूस की हताहत दर उसकी भर्ती दर से ज्यादा रही और यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की ने
हाल ही में पत्रकारों से कहा, हर दिन रूसी सेना मृत और घायल मिलाकर कम से कम 1000 सैनिक खो देती है। 2026 की शुरुआत से अब तक दुश्मन की कुल हानि पहले ही 1,41,500 से अधिक कर्मियों तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 83,000 से अधिक स्थायी हताहत है। यूक्रेन की सेनाएं हर महीने 30,000 से अधिक रूसी सैनिकों को खत्म कर रही है, लेकिन वे यही रुकना नहीं चाहते। वे 40 या यहाँ तक कि 50,000 के कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य बना रहे हैं, आदर्श रूप से 2026 के अंत तक, और इसे संभव बनाने के लिए अपनी रणनीतियों को सक्रिय रूप से समायोजित कर रहे हैं। साथ ही अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए और अधिक शक्तिशाली रक्षा प्रणाली और अधिक नवाचारी प्रभावशाली हथियारों की तलाश कर रहे हैं। स्लॉटर बॉट्स इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं और रूसी अधिकारी इन नई प्रणालियों की भयावह क्षमता को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। रूसी टेलीग्राम चैनल रस्पेनोरामा ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया जिसमें EFP ड्रोन ने रूसी सैनिक को मार गिराया। कैप्शन में लिखा था, दुश्मन ने युद्धक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले उन्नत सामरिक ड्रोन का उपयोग शुरू किया है। इन ड्रोन में चेहरे को निशाना बनाने और उससे मेल खाते हीट सिग्नेचर का डेटा लोड होने के संकेत हैं। फिर भी यह जोड़ना जरूरी है कि इनमें से कोई भी बात आधिकारिक नहीं है। यूक्रेन ने किसी भी तरह से इसकी पुष्टि नहीं की है। उसकी रक्षा सेनाओं ने यह स्पष्ट बयान जारी नहीं किया है कि ये ड्रोन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, या क्या इनका बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। हमें नहीं पता कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मार्गदर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें मैनुअली नियंत्रित किया जा रहा है, और ना ही हमें यह पता है कि वे किस तरह की लक्ष्य भेदन दर या कुल दक्षता हासिल कर सकते हैं। हम पूरी तरह से यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि उन्हें चेहरे या सिर को निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया है या नहीं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल केवल एक ही सबूत है, वह वायरल वीडियो जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वह वीडियो ही मॉस्को में खतरे की घंटी बजाने के लिए काफ़ी है। संभव है कि रूसी पहले से ही इस डरावनी नई तकनीक के लिए संभावित जवाबी उपाय खोजने में जुट गए हों। उदाहरण के लिए वे सैनिकों को ऐसे मास्क पहनाने पर विचार कर सकते हैं जो उनके चेहरे को छुपा दे, जिससे ड्रोन द्वारा इस्तेमाल की जा रही किसी भी तरह की फेशियल रिकॉग्निशन या डिटेक्शन तकनीक को निष्क्रिय किया जा सके। सैनिकों को सिखाया जा सकता है कि ड्रोन ऊपर हो तो चेहरे या सिर को बाहों से ढक ले या गोल आकार में सिमट जाएं, जिससे दुश्मन के लिए कम दिखें और स्पष्ट लक्ष्य न बने। जब तक हमें ड्रोन और उनकी क्षमताओं की जानकारी नहीं मिलती, रूस के लिए इन्हें रोकना मुश्किल है। यूक्रेन की रक्षा उद्योग में सुधार हो रहा है, इसलिए कहना मुश्किल है कि आगे झुंड में हमला करने वाले बॉट्स कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रमुख अधिकारियों ने 2026 में करीब 7 मिलियन FPV ड्रोन बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा पहले ही साझा की है। इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता से देश जल्द ही इन ड्रोन का भारी निर्माण कर रूसी सैनिकों को अभूतपूर्व हताहतियां पहुंचा सकता है। विज्ञान कथा लेखक और निर्देशक लंबे समय से ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहां घातक रोबोट इंसानी चेहरों को स्कैन कर नागरिकों और सैनिकों में फर्क कर दुश्मनों को तुरंत खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन में कहानियां सच हो रही हैं। जब ये नरसंहार करने वाले रोबोट छोड़े जाएंगे, रूसियों के छुपने की जगह नहीं बचेगी। ये हाल के हफ्तों में यूक्रेन से आ रही कई रोमांचक सैन्य नवाचारों में से सिर्फ एक उदाहरण है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप एक और नवाचार के बारे में जान सके, जो एक घरेलू रूप से विकसित गाइडेड बम है, जिसे दुश्मन की पंक्तियों के पीछे गहराई तक बेजोर सटीकता के साथ हमला करने के लिए बनाया गया है। या फिर इस वीडियो को देखें कि कैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चारों ओर फंदा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कसता जा रहा है, जिसमें दर्जनों देश उन्हें और उनके क्रेमलिन साथियों को सलाखों के पीछे डालने के लिए कतार में खड़े हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा घटनाक्रमों की ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट्स, गहन विश्लेषण और विस्तार से जानकारी पाने के लिए आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।